दोस्तों नमस्कार। ऐसा पहले कभी नहीं था, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो क्या 2024 को लेकर बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ी हुई है? यानी 2024 उतना आसान नहीं है जितना आसान 2019 था। तो इस बेचैनी के पीछे का सच क्या है? और दिल्ली में ही नेशनल एग्जीक्यूटिव को बुलाना और दिल्ली से ही इस देश के भीतर में अलग अलग प्रांतों में बीजेपी किस रास्ते चले, उसके कार्यकर्ता किन रास्तों के जरिए राजनीति को साधना सीख जाए, किस पद पर कौन बैठे, वह संगठन का पद हो या मंत्री पद हो, राज्य के मुख्यमंत्री का पद हो या बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर ही चाहे कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय दिल्ली से लिया जाएगा। और दिल्ली का मतलब हाईकमान होता है। हाईकमान की मौजूदगी कमोवेश हर राजनीतिक दल में है, लेकिन हाईकमान ताकतवर, चकाचौंध के साथ, लोकप्रियता के साथ और समूची पार्टी उस हाईकमान के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ जाए, बीजेपी में इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की छत्र छाया तले बीजेपी है। नरेंद्र मोदी की हार का मतलब बीजेपी का ध्वस्त हो जाना है। नरेंद्र मोदी की जीत का मतलब शायद 2/3 बहुमत तक पहुंच जाना है। तो नरेंद्र मोदी की जादूगरी के तहत नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, जिसमें तमाम उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, जिसमें सभी जनरल सेक्रेटरी, जिसमें तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों की मौजूदगी, जिसमें तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी और 35 के लगभग मिनिस्टर्स भी यहां पर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी पूरी कतार इस बैठक में शामिल। और 500 मीटर पहले प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा और दिल्ली के जंतर मंतर के ठीक सामने एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर, वहां पर बैठे हुए तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात मॉडल उनके हाथों पर रेंगता है और इस देश में कौन सी राजनीति किस दिशा में ले जानी है, उसको लेकर जब वही अपनी बातों को कहते हैं तो पार्टी उसी दिशा में चल पड़ती है। 3 सवाल इस नेशनल एग्जीक्यूटिव को लेकर। पहला सवाल, जब कैबिनेट बजट से पहले बदलने की तैयारी है तो क्या इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के बीच मोहर लगने वाली है कि दरअसल किस राज्य के मुख्यमंत्री को अब दिल्ली आना है? दूसरा सवाल, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली आना है उस राज्य की कमान किसे सौंपी जाए? और जातिगत आधार पर परखें तो ओबीसी का बोलबाला है, तो क्यों नहीं अब ओबीसी की जरूरत आन पड़ी है मध्य प्रदेश को संभालने के लिए? क्या यह पहला सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अध्यक्ष, जिनकी अपनी अवधि पूरी हो रही है जनवरी के महीने में ही, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए या उन्हें बदल दिया जाए? यह भी एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के भीतर असल मंथन इस बात को लेकर है कि अपने बूते बीजेपी इस देश में सत्ता पा तो सकती है, लेकिन उसका कद वह नहीं होगा जो इस देश के तमाम छोटे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर खड़ा करते हुए एनडीए की शक्ल में आता है, क्योंकि तब मान्यता अलग अलग प्रांतों के छत्रपों से भी मिलती है। पहले शिवसेना साथ थी, अकाली साथ थे, जनता दल यूनाइटेड साथ थी। आज की तारीख में तीनों साथ नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। जम्मू कश्मीर में हो गया तो 10 राज्य होंगे। यहां की लोकसभा की सीटें 100 से ज्यादा हैं, लेकिन 90 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो क्या उसे दोहराया जा सकता है? क्या जो साथी छोड़कर चले गए उन्हें साथ लाया जा सकता है? सिर्फ ओबीसी से काम चलेगा नहीं। तो क्या ऐसे में पुराने नेताओं को सक्रिय किया जाए और पुराने नेताओं के जरिए उन पुराने साथियों को दोबारा साथ लाकर खड़ा किया जाए? दरअसल इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के असल तंत्र के पीछे की बेचैनी 2024 के साथ साथ उन तमाम नेताओं की कतार है जिन्हें समझ में आ गया है कि दरअसल अब उनका तबादला होगा, उनके पर कटेंगे या उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा। इन तीनों परिस्थितियों में सोचिए कि आज और कल 2 दिनों में समूची बिसात बिछेगी 2024 को लेकर। और चूंकि 2024 से पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जो 5 बड़े राज्य हैं, यहां की 110 सीटें लोकसभा की आती हैं, उसमें से 90 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यानी इन जगहों में सिर्फ एक तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जहां पर 17 में से 4 सीटें बीजेपी के पास, छत्तीसगढ़ में तो 11 में से 9, राजस्थान में तो 25 में से 24, मध्य प्रदेश में तो 29 में से 28, कर्नाटक में 28 में से 25। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई और शायद इसीलिए ये सारी जीत के पीछे या एक ही चेहरा और या फिर उसी के इर्द गिर्द घुमड़ती हुई जीत और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जब इस काफिले में चले तो फूल लगातार बरस रहे थे, क्योंकि जिस पटेल चौक का हमने जिक्र किया वहां से चलकर 500 मीटर की दूरी तक वह गाड़ी में हाथ हिलाते आ रहे थे और उस दौर में लगातार पंखुड़ियां जो थी फूलों की वह टपक रही थी, गिर रही थी, बारिश हो रही थी और पूरी सड़क जो थी वह पंखुड़ियों से बिछ पड़ी थी, पट पड़ी थी। तो क्या यह एक लोकप्रिय नेता के इर्द गिर्द का वह वातावरण है जिसे बनाने की जरूरत बीजेपी को पड़ चुकी है? क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के बाद किसी दूसरे नेता का अगर आप नाम लेंगे तो उसमें एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वह योगी आदित्यनाथ का नाम। क्योंकि ध्यान दीजिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली की कृपा पर या दिल्ली के निर्देश पर काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी बिसात बिछाई। आरएसएस पीछे खड़ी थी तो उन्होंने अपने कैडर को भी खड़ा किया और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल की। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भगवा पहने हुए एक नेता, दूसरे तरह के नेता के तौर पर नजर आते हैं। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का मतलब शायद 2 धाराओं को साथ लेकर चलना है, एक धारा नरेंद्र मोदी के जरिए, दूसरी धारा योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो योगी आदित्यनाथ उन तमाम मुख्यमंत्रियों से हटकर हैं जिन्हें कोई बदल सकता है। उन्हें बदलने की परिस्थितियां पैदा जरूर हुई 2021 में ही, लेकिन दिल्ली डगमगा गई उस वक्त। लेकिन अब दिल्ली डगमगाना नहीं चाहती है, क्योंकि 2024 का मतलब तो दिल्ली की ही परीक्षा है। और शायद दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव का कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली की बात और गुजरात मॉडल की परिस्थिति, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के दोनों शख्स यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2020 तक बीजेपी के अध्यक्ष थे। उस दौर में लगातार सफलता हासिल की, लेकिन जेपी नड्डा के काल में हिमाचल प्रदेश में ही हार मिल गई, जहां पर खुद अनुराग ठाकुर भी आते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने अपने राज्य को गंवा दिया। तो फिर 2024 में कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? कोई अपने राज्य में हार जाता है और उसको पद पर बना रहता है। तो यह सवाल लगातार बीजेपी के भीतर मंथन की दिशा में जा चुका है। अगला सवाल है कि क्या वाकई जेपी नड्डा साहब को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, कोई दूसरा शख्स आएगा, और दूसरा शख्स आएगा तो कौन सी गारंटी है या किस गारंटी के तहत वह पुराने साथियों को ले आएगा? तो जरा इस गणित को पहले समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार साथ थे तो 2019 में नीतीश को बड़ा लाभ हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना साथ थी तो शिवसेना को बड़ा लाभ हुआ। पंजाब में अकाली साथ थे तो अकालियों को भी लाभ हुआ। लेकिन अब तीनों साथ नहीं है तो बीजेपी को घाटा है, और ऐसा वैसा घाटा नहीं है। तो क्या इनमें से किसी को साथ लाने की प्रक्रिया में राजनाथ सिंह को आगे लाया जा सकता है? असंभव है, क्योंकि राजनाथ 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और राजनाथ इस देश की मिट्टी से बाखूबी वाकिफ हैं, सियासत साधने में माहिर हैं, और सियासत साधने वाले को कभी भी ऐसे प्रमुख पद पर नहीं बैठाया जाता है। 2 नाम इसके बाद और निकल कर आते हैं, भूपेंद्र यादव और दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान। दोनों उस रास्ते चलेंगे जिस रास्ते हाईकमान ले जाना चाहेगा। दोनों की अपनी राजनीतिक जमीन इतनी पुख्ता नहीं है, और इस देश की सियासत से जिस तरह मोदी वाकिफ हो चले हैं या उनकी टीम वाकिफ हो चली है, उसमें ये 2 प्यादों की तरह ही मौजूद नजर आएंगे। तो जाहिर है अध्यक्ष को एक्सटेंशन तब नहीं जब अध्यक्ष नए तरीके से चुना जाए। आरएसएस की सोच इसमें थोड़ी हटकर, और वो राजनाथ के पक्ष में है, और उनको 1-2 बार मैसेज भी किया गया आप तैयार रहिए।
लेकिन सवाल तैयारी का तब होगा जब हाईकमान मानेगा, और हाईकमान का मतलब इस वक्त समूची बीजेपी और बीजेपी के टिप पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो अगले 24 घंटे में समूची बिसात, समूचे पत्ते और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ही बिछाएंगे और उसी रास्ते बीजेपी को चलना है। इस रास्ते चलने के लिए मैसेजेस जो दिए जाते हैं वो मैसेजेस बहुत साफ होते हैं कि हम क्यों बदलते हैं, किस रूप में बदलते हैं। तो इसका कैबिनेट के साथ भी जुड़ा होगा, यानी कैबिनेट का में फेरबदल की परिस्थिति बजट से पहले बने, और कैबिनेट में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं लगभग आधे दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स बदलने की तैयारी, उसकी जमीन को सूंघना है तो इस नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में सूंघिए। और अगर पूरे मंत्रिमंडल का बात जिक्र करें आपसे तो लगभग दर्जन भर मंत्री बदले जाएंगे। एक सवाल होगा जहन में कि उसके पीछे परिस्थिति क्या होगी। परिस्थिति दरअसल सबको पता है। जिन 9 राज्यों में चुनाव होने, और उसमें खासतौर से जिन 5 बड़े राज्यों का जो हमने आपसे जिक्र किया जहां की 110 सीटें आती हैं, इसके अलावे 6 ही सीट है जो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की है। उसमें से 3 सीट बीजेपी के पास है, यानी कुल मिलाइए तो दिल्ली की 7 सीट भी मैटर करती है जहां पर नेशनल एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि एक लाइन बीजेपी की राजनीति ने निर्धारित की, अगर 7 कोई छोड़कर चला गया तो विपक्ष की एकजुटता भी नहीं होनी चाहिए, और यह कतार बीजेपी बनाने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई। ध्यान दीजिए, केजरीवाल सीधे अपने बूते प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। ममता बनर्जी सीधे अपने बूते प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। चंद्रशेखर राव अपने बूते चुनौती देने की स्थिति में है। जगन रेड्डी और नवीन पटनायक दोनों की सीमाएं अपने राज्यों से आगे आती नहीं हैं, और दोनों को केंद्र की जरूरत पड़ती है, इसलिए विपक्ष के साथ ये दोनों नजर आएंगे नहीं। इन सब के बीच मायावती और अखिलेश यादव ने भी एक इंडिकेशन तो दे दिया कि वह उनकी मौजूदगी छत्रप ताकत के साथ रहेगी, यानी वो कांग्रेस की छांव में नहीं जा रहे हैं। तो विपक्ष को बांटना, विपक्ष के भीतर भी अलग अलग छत्रपों को बड़े ताकतवर के तौर पर उभारना, और इसके ठीक समानांतर पुराने गठबंधन साथियों को साथ लाने का प्रयास करना, और कैडर के भीतर उस परिस्थिति को पैदा करना जहां पर वह इस रूप में काम करता नजर आए कि 2024 में 350 सीट पार आ जाए। बीजेपी इसी मंत्र के तहत काम कर रही है, और उसकी दृष्टि उस 160 सीटों पर है जहां पर वह चुनाव हारी थी। यानी 3 मतलब शुरुआत में निकल गए। कैबिनेट में बदलाव होगा, दर्जन भर मंत्री बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर निशाने पर शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान खुद इंडिकेट कह रहे हैं, अगर पार्टी हाईकमान कहेगी या पार्टी कहेगी तो मैं दरी तक उठाने को तैयार हूं। यह मैसेज कोई छोटा नहीं है। लेकिन दूसरा मैसेज यह भी है, इसी बीच राहुल गांधी ने कहा था अंडर करंट मैंने मध्य प्रदेश का देख लिया, हम जीत रहे हैं। और इस जीत का मतलब था कि एंटी इनकम्बेंसी, और मध्य प्रदेश के भीतर जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता थी उसे विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ पलट दिया गया। तो क्या यह एंटी इनकम्बेंसी से पल्ला झाड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में लाकर क्या HRD सौंप दी जाएगी, यानी मिनिस्टर बना दिया जाएगा, और वहां पर कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा उभर कर आएगा। जैसे गुजरात मॉडल कहता है कि सबको बदल डालिए, उसके बाद देखिए आप पुरानी जीत से भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, जो गुजरात मॉडल की पहुंच और पकड़ इस दौर में उभर कर आई। तो क्या मध्य प्रदेश में यानी मुख्यमंत्री हट रहे हैं? दूसरा सवाल, कैबिनेट में और कौन कौन राज्य जहां चुनाव होने जा रहे हैं उसको शामिल किया जाएगा? तीसरा सवाल, इस दौर में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। यह बात अब बड़ी छोटी लकीर साबित हो गई, क्योंकि इस दौर में ओबीसी जनसंख्या गिनती से लेकर विपक्ष की पूरी राजनीति ने ओबीसी को दायरे में ले लिया। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल भी ओबीसी हैं। इसको लेकर भी बीजेपी में चिंतन मनन शुरू हो गया कि उनकी काट हमारे पास क्या होगी, और काट नहीं होगी तो हम नहीं जीत पाएंगे। स्थिति जब दूसरे को देखकर बनाने की जरूरत पड़ जाए तो मतलब है बेचैनी बड़ी है, और इस बेचैनी का मतलब फेरबदल ही हो सकता है। और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में सक्रियता लाने के लिए उन परिस्थितियों को काट देना होता है जिनको बदलाव के जरिए सीख दी जाए, एक्सटेंशन के जरिए नहीं। यह भी मैसेज इसके भीतर छुपा हुआ है, इस घटनाक्रम के भीतर में। अब यहां पर
उसके आगे का सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगर इन परिस्थिति में आप ध्यान दें तो जो क्षत्रपों की तादाद जिसका जिक्र हम कर रहे थे उसमें तेलंगाना के आ गए, उसमें आंध्र प्रदेश के आ गए, उसमें उड़ीसा के आ गए, उसमें बंगाल की आ गई, उसमें उत्तर प्रदेश के मायावती और अखिलेश यादव आ गए। इससे हटकर महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर में लगातार बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि भावुकतावश महाराष्ट्र के लोग बीएमसी चुनाव और मुंबई में खास तौर से अगर जीत जाती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो यह बहुत बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, जो अपने बूते महाराष्ट्र में काबिज नहीं हो सकती है यह वो जानती है, तो उसने शिंदे को तोड़ा है। लेकिन सवाल उसके आगे का है, इससे काम चलेगा नहीं, और अगर इससे काम नहीं चलेगा तो फिर पैचअप की परिस्थिति क्या पैदा की जा सकती है? राजनीतिक तौर पर कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी कह सकता है, लेकिन 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम बहुत साफ बतलाते हैं कि जिन जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें किसी भी राज्य में फिसलने का मतलब है 2024 को लेकर मुश्किल आना। और उसमें भी कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर येदियुरप्पा की महत्ता और येदियुरप्पा के विरासत संभाले हुए उनके जो बच्चे हैं उनको स्पेस देने की जरूरत, येदियुरप्पा उम्र के लिहाज के बावजूद भी संसदीय दल में शामिल हो गए। तो इसके मतलब क्या है? मतलब यह है इस बेचैनी के दायरे में अब उन नेताओं को स्पेस मिलेगा जो नेता जिताने की परिस्थिति में अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। किसी को कैबिनेट में लाया जाएगा, किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा, और यह पूरी बिसात इसी दिल्ली की नेशनल एग्जीक्यूटिव की एक बैठक जो हो रही है और उसका जो संदेश है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ निकलेगा, क्योंकि इसकी छत्रछाया तले ही प्रधानमंत्री मोदी की छवि G20 के जरिए भी गढ़ी जाएगी कि देखिए भारत को एक साल के लिए अगर नेतृत्व मिला है तो वह प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ही मिला है। यानी सारी नब्ज और सारी शिराएं जो हैं वह एक ही दिशा में जाती है, और बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी हो चुका है। इसे बीजेपी का हर बड़ा नेता भी समझ रहा है कि अगर कल को वह भी जीत जाएगा तो यह नहीं कहा जाएगा कि वो अपने बूते जीता, कहा जाएगा वो प्रधानमंत्री मोदी थे तो ही जीता। हारने की परिभाषा अलग होगी। अब यहां पर कुछ सवाल और आते हैं। पहला सवाल यह है कि 700 लगभग 500 से 700 मीटर, 1 किलोमीटर से कम के इस रोड शो की जरूरत क्या थी? इस चकाचौंध की जरूरत क्या थी? इस ताकत को दिखाने की जरूरत क्या थी? गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी और गवर्नमेंट की तमाम सफलताओं को सड़क किनारे बैनर तले घोषित करने की जरूरत क्या थी? और तमाम संगीतमय कार्यक्रम और फूलों की पंखुड़ियों की जरूरत क्या थी? तो बात बाहर से शुरू कीजिए। दरअसल ये मैसेज अपने वोटरों को और इस देश के भीतर में बीजेपी के समर्थकों को और लगातार देखते आ रहे राहुल की पदयात्रा को क्रिएट किया गया इसको, कि दरअसल यह देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर मीडिया उस संवाद को बनाती है जहां पर किसे किस रूप में स्थापित करना है तो मोदी से बेहतरीन इवेंट की परिस्थिति कोई दूसरा खड़ा नहीं कर सकता, यह बात तय है। तो क्यों नहीं इस रोड शो के जरिए ही चकाचौंध भी दिखा दी, ताकत भी दिखा दी। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे मोहर लगनी है इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में, उसमें राजनीतिक घटनाक्रम तो हर कोई देख रहा है, क्योंकि भारत के भीतर में चुनाव की जीत ही राजनीतिक घटनाक्रम को तय करती है। तो गुजरात मॉडल छाएगा और उस छाने की परिस्थिति में तमाम राज्यों में जो जीत है उस जीत को दिखाया जाएगा। लेकिन एक अलग परिस्थिति इसके साथ चलती है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भारत की अगर डामाडोल है तो उसमें उपलब्धियों का सिरा सिर्फ इस बरस के विकास दर के जरिए हो, दुनिया भर के सामने आ रहे रिसेशन में भी भारत की खुशहाली को बताया जाए, अगल बगल के तमाम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, आर्थिक स्थितियों ने सबको मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन भारत मुश्किल में नहीं आया है। तो यह एक डाटा ऐसा है जो महंगाई और बेरोजगारी और एनपीए और कर्जा माफ जो 12 लाख करोड़ तक का हो चुका है कॉरपोरेट को करने का, ये तमाम चीजों को छुपा लेता है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भारत का कितना मजबूत है इसको इंटेलेक्चुअली बतलाना है।
पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बतलाना है राजनीतिक सफलता क्या मायने रखती है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो G20 के साथ चीजें क्रिएट हो ही जाएगी। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि 2024 को लेकर जो बेचैनी बीजेपी के भीतर है, और अब वो जो फेरबदल और पत्ते फेंटने की स्थिति में हाईकमान आ चुके हैं, उस निर्णय को लेकर कोई भी कहीं से कोई आवाज अब नहीं उठा सकता है। क्योंकि जब संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को हटाया गया, तभी एक संदेश था कि आने वाले वक्त में चीजें कैसे परिवर्तित होगी और सिर्फ एक ही व्यक्ति के इशारे पर चलेगी। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति अभी मत खोजिएगा कि दरअसल इसमें आप गृह मंत्री को खोजने लगे, अभी मत खोजिए। वह एक ही शख्स है जिसके जरिए इस देश की सियासत को साधा जाए, इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखा जाए, यानी आरएसएस को भी उसके हिसाब से चलना है। इसीलिए आरएसएस को जो मैसेज पहुंचाया गया, हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं, वह अमित शाह उस मैसेज को लेकर एक दिन पहले जो मुरली मनोहर जोशी के घर गए, वह एक संदेशवाहक के तौर पर गए कि क्या मैसेज आपको आरएसएस तक पहुंचाना है या आरएसएस को कन्विंस करना है। सरसंघचालक खुद गुजरात में 2 दिन क्यों थे और वहां पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला किससे था, और खुद गृह मंत्री अमित शाह पतंग उड़ाने वहां पहुंचे थे, जो हर बरस पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला था, यह तारतम्य बतलाता है कि अब 2024 को लेकर बेहद गंभीर स्थिति में बीजेपी का हाईकमान है और वो किसी चीज को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक आखिरी बात, बीजेपी की बात करते करते हमेशा चूक जाते हैं हर कोई। इस देश की जनता के भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा, कौन सी गवर्नेंस देगी, कौन सी पॉलिसी देगी, और अगर उनके मुश्किल हालात लगातार बड़े होते चले जा रहे हैं तो उसको क्या सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक एस्पेक्ट जो पास किया जाएगा दस्तावेज इस नेशनल स्कूटी में, उसके जरिए पाटा जा सकता है, या विपक्ष के भीतर कुछ नए तरीके से विपक्ष की राजनीति को पनपाकर अपनी जीत को बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो बेचैन कर रहा है वो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी उन सवालों को उठा रहे हैं, बीजेपी ने उन सवालों को पैदा किया है, लेकिन समाधान की दृष्टि से अभी भी किसी भी आम शख्स तक वो स्थिति पहुंच नहीं पा रही है। तो उसको पहुंचाने के लिए ही कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेताओं की सक्रियता और सांसदों तक की सक्रियता और मंत्रियों तक की सक्रियता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे होनी चाहिए, इसकी एक लकीर खींची जाएगी इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि अगर संवाद टूट गया है तो संवाद आप ही को बनाना है। बाकी जीतने जिताने का काम तो छोड़ दीजिए, उसका मंत्र हमारे पास गुजरात मॉडल वाला बाखूबी है। और यह कोई संयोग नहीं है कि आज ही विपक्ष बैठक कर रहा इलेक्शन कमीशन के साथ कि जो बाहर से वोट डाले जाते हैं वह भी किसी टेक्नोलॉजी और मशीन के जरिए डाले जाएंगे। तो हमें तो शक जब ईवीएम तक पे था तो उस पर क्यों नहीं शक करें। यानी मॉडल को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर जो पकड़ बीजेपी ने मोदी काल में बनाई है, उसके काउंटर में विपक्ष उस रूप में सक्रिय अगर नहीं हो पाया या खुद को नहीं कर पाया, तो इस नेशनल एग्जीक्यूटिव का आखिरी मंत्र बहुत साफ है कि बाकी काम हमारे ऊपर इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ फैसले आने हैं जो राजनीति को प्रभावित करेंगे। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला हो सकता है, यह जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें लोकसभा और विधानसभा की उस पर फाइनल मोहर हो सकती है, कर्नाटक का हिजाब विवाद हो सकता है, जो प्लेसेस फॉर जो एक्ट है, इससे पहले का जो एक्ट है कि वहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 का जो है 1947 के बाद जिस रूप में था उसी को मान्यता दी जाए, जिसके दायरे में ज्ञान व्यापी है, मथुरा है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इसको लेकर जो विवाद है इस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देगा। और इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी जो बवाल है उस पर भी फैसला आ जाएगा। यहां तक कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% आरक्षण दिया गया उस पर भी फैसला आएगा। तो इन सारे फैसलों के मद्देनजर मुद्दा बहुत साफ है कि इस वक्त की राजनीतिक सत्ता जो देश की बीजेपी की है, उसके हाईकमान राजनीति जीत के मंत्र को अगर जानते हैं तो उस राजनीति को साधने के लिए सारे अधिकार उसी हाईकमान के पास हैं और उनकी बिसात तले जो परिवर्तन व्यापक तौर पर
होने वाला है उसकी आहट इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।